हेलो स्टूडेंट्स, वेग समय ग्राफ के विषय में बता दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समय त्वरण ग्राफ या त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ। तो त्वरण समय ग्राफ क्या होता है कि यदि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में वस्तु के त्वरण को या वस्तु के त्वरण को नोट किया जाए और उसे समय के साथ व्यक्त किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बने ग्राफ को वेग त्वरण समय ग्राफ कहते हैं। मतलब ये है, यदि विभिन्न समय अंतरालों में त्वरण को नोट किया जाए और उसे वाई अक्ष से प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, और समय को एक्स अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इस प्रकार बने ग्राफ को त्वरण समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, पहला है जब वस्तु विराम में हो। जब वस्तु विराम में हो, तो जब वस्तु विराम में होगी तो त्वरण समय ग्राफ किस प्रकार से बनेगा कि जब वस्तु विराम में होगी तो वस्तु का वेग शून्य होगा, वेग शून्य होगा तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ये समय t हो गया, ये त्वरण a हो गया। त्वरण को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाए और समय को x अक्ष द्वारा, ये हो गया मूल बिंदु। जब वस्तु विराम में होगी, ठीक है, तो वस्तु का वेग भी शून्य होगा और त्वरण भी शून्य होगा। ठीक है, तो एक x अक्ष के साथ या समय अक्ष में ही एक ऐसे इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा है जब वस्तु नियत वेग से गतिशील हो। नियत वेग से गतिशील हो, तो जब वस्तु नियत वेग से गतिशील होगी, ठीक है, तो जब वेग त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा। तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हो गया त्वरण a और ये हो गया समय t और ये हो गया मूल बिंदु। जब वस्तु नियत वेग से गतिशील होगी तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग नियत है। तो समय अक्ष के समांतर ही या समय अक्ष के सापेक्ष उसी में इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो। नियत त्वरण से गतिशील हो, यह एक समान त्वरण से गतिशील हो। ठीक है, ये त्वरण a हो गया, ये समय t हो गया। ठीक है, y अक्ष x अक्ष लिखा है। जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो, तो मान लेते हैं किसी भी टाइम, या मान लेते हैं कि इस जगह पर ये a त्वरण है इतना और इससे ये गतिशील है इस प्रकार से। तो जब वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील होगी तो ये कांस्टेंट होगा, ये एक्स वाई अक्ष त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, या समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। मान लेते हैं किसी भी समय दो बिंदु हैं, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ठीक है, तो जैसे यदि कहा जाए T1 से T2 तक वेग ज्ञात कीजिए कि T1 से T2 तक वेग कितना था, तो यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए AB T1 T2 का, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो उसके वेग को प्रदर्शित करेगा। यहाँ से जैसे A बराबर हो जाएगा त्वरण बराबर, यहाँ पर वेग मान लेते हैं V1 है और यहाँ पर वेग मान लेते हैं V2 है। तो A बराबर होगा V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। यहाँ से यह A इक्वल हो जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा T
या डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ए इतना ये हो गया और डेल्टा टी ये हो गया। तो इस समय अंतराल में T1 से T2 तक वस्तु का वेग क्या था वो ज्ञात हो जाएगा कि वेग क्या था, मतलब ये है कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ ये ज्ञात होगा। ठीक है, कि T1 से T2 समय अंतराल में उसके वेग में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये उसका क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ से देख लीजिए ये ए हो गया इतना और ये डेल्टा टी हो गया, तो इसी का अगर सीधे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो डेल्टा वी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, कि जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील होती है तो एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं वस्तु ए त्वरण से गतिशील है जो कि एक समान है, एनी पॉइंट कोई मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, तथा उन पर समय क्रमशः T1 तथा T2 है, तथा उन बिंदुओं पर वेग क्रमशः V1 तथा V2 है। तो त्वरण से तुम जानते हो ए बराबर होता है V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, या ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा ए इंटू डेल्टा टी। अर्थात डेल्टा वी ज्ञात करने के लिए यदि त्वरण समय ग्राफ दिया है तो उसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए कि उस समय अंतराल में, तो डायरेक्ट या सीधे तरीके से वेग परिवर्तन हमें ज्ञात हो जाता है। तो डेल्टा वी बराबर ए इंटू डेल्टा टी आया, तो इतना ये ए है और ये डेल्टा टी है। इस प्रकार ये वेग परिवर्तन ज्ञात हो गया। ठीक है, तो त्वरण समय, इसको फिर से समझ लेते हैं कि त्वरण समय ग्राफ क्या होता है कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है, ठीक है, यदि ये कह दिया जाए या कोई वस्तु गतिशील है तो उसके भिन्न भिन्न समय पर उसके त्वरण को नोट करते हैं और त्वरण को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं और समय को x अक्ष द्वारा यदि प्रदर्शित करें तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होगा वो त्वरण समय ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब वस्तु विराम में होगी तब त्वरण समय ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब वस्तु विराम में होगी तो वस्तु का वेग शून्य होगा, जब वस्तु का वेग शून्य होगा तो वस्तु में त्वरण वो भी शून्य होगा। ठीक है, तो x अक्ष में ही एक इस प्रकार से रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है जब वस्तु नियत वेग से गतिशील होगी, तो जब वस्तु नियत वेग से गतिशील होगी मतलब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण भी शून्य होगा, क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। तो जब त्वरण शून्य होगा तो इस प्रकार फिर से x अक्ष में ही या समय अक्ष में ही एक रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी। अगला है जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील होगी, तो जब वस्तु नियत त्वरण से गतिशील होगी तो x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। मान लेते हैं वो वस्तु a त्वरण से गतिशील है तथा T1 तथा T2 समय अंतराल में उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2। तो a बराबर हो जाएगा, हम जानते हो कि a बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो a बराबर V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, या a को आ जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। यहाँ से डेल्टा V इक्वल आया a इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि a ये इतना भाग और डेल्टा टी इतना भाग है। तो यदि T1 से T2 समय अंतराल के बीच में वेग परिवर्तन ज्ञात करना है तो आयत या आकृति ए बी T1 T2 का क्षेत्रफल यदि ज्ञात कर लिया जाए तो T1 से T2 समय अंतराल में वेग परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, अगला टॉपिक है गति के समीकरण। तो देखिए जब यदि कोई पार्टिकल या कोई कण गतिशील अवस्था में है, ठीक है, और यदि उसका त्वरण समय के साथ बदल रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु जो कि गतिशील है और उसका त्वरण लगातार बदल रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करना एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन यदि कोई कण या कोई वस्तु एक सीधी रेखा में है तथा वो एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग, उसका विस्थापन, कितने समय बाद उसका वेग, ये सब ज्ञात करना आसान हो जाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए गति के समीकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला समीकरण है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, समय वेग फलन, ये समीकरण फर्स्ट होता है। दूसरा है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विस्थापन समय फलन। और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल
यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, वेग विस्थापन, ठीक है, फलन है। va वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग। ua वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। ts समय और s है विस्थापन। तो यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील है, ठीक है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील है और एक समान त्वरण से गतिशील है, तो इन समीकरणों की सहायता से उसका यदि पूछ लिया जाए कि इतने समय बाद उसका वेग कितना होगा, इतने समय बाद उसका विस्थापन कितना होगा, तो ये सब कुछ इन्हीं 3 समीकरणों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और इन समीकरणों को सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।